नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। मैं गौतम गुलाल। पटना नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और पूरे राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो चुकी है। सभी जो उम्मीदवार हैं अपना भाग्य आजमाइश करने में ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार पूरे दमखम से चल रहा है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस विषय पर आज बहुत ही एक मौजूद मुद्दा है जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पत्रकार जो हैं आशुतोष, और उन्होंने बहुत ही लंबे अरसे तक पटना नगर निगम चुनाव पर काम किया है। और इनका जो विश्लेषण है उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन रेस में है और कौन से प्रत्याशी बाजी मार रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर जुड़ने के लिए। पटना नगर निगम के चुनाव में आप जो विभिन्न प्रत्याशियों को है तो कौन रेस में है, इस पे आपका क्या विश्लेषण है, आप जो चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं अपने टेलीकास्ट के दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सच्ची पत्रकारिता होती है, स्वच्छ, निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता को हम आगे लाना चाहते हैं। और उसके तहत मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पटना नगर निगम में जो इस बार चुनाव हो रहा है उसको देखकर मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए इस बार सीधे जनता चुनाव कर रही है। आज से पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, पार्षद इनका चुनाव करते थे। मैं आपको जल्दी से अपने दर्शकों को ये बता दूं कि पटना में पहले 72 वार्ड हुआ करते थे, लेकिन 2017 के नए परिसीमन के बाद पटना में 75 वार्ड हो गए, जिसमें पक्ष और विपक्ष के लिए मेयर के 2 उम्मीदवार खड़े होते थे और डिप्टी मेयर के लिए, जिसमें 38 पार्षद जिनके तरफ वोट कर देते थे वो मेयर बन जाता है। मतलब 38 से ऊपर, 38 मिनिमम चाहिए, मतलब 38 पे जीत हो जाती थी। तो और बाकी डिप्टी मेयर के लिए भी वही फार्मूला था, और अलग अलग वार्डों में फिर पार्षद जो चुनकर आते थे वही इनका चुनाव करते थे। मगर इस बार पटना में जिस प्रकार से एक सांसद का चुनाव होता है उसी तरीके से मेयर का चुनाव हो रहा है। तो सांसद का चुनाव जब होता है, एमपी का इलेक्शन, तो उसमें पार्टी लेवल पर होता है, बहुत चर्चित लोग होते हैं। लेकिन मेयर के चुनाव में बहुत सारे लोग चर्चित हैं, लेकिन पूरे पटना लेवल पे 75 वार्ड में उनको पकड़ बना करके वोट लेना ये एक चुनौती है। तो इसलिए जीत हार का अंतर थोड़ा कम हो सकता है और क्षेत्रीय स्तर पर जो वोटिंग होगी अलग अलग इलाकों में। लेकिन फिर भी हमने जो अनुमान लगाया है, मैं आपको बता दूं, पटना के पूर्व मेयर अफजल इमाम, पटना में वो 10 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा किया और मेयर रहे 2 टर्म। तो वो पिछली बार चुनाव नहीं लड़े थे पार्षद का चुनाव, इसलिए क्योंकि वो उनका जो वार्ड था वो महिला आरक्षित हो गया। तो 17 में उनकी पत्नी डॉक्टर महजवी पार्षद बनी। उसके बाद नगर निगम की राजनीति से थोड़े दूर भी रहे अफजल इमाम। तो अफजल इमाम की पत्नी इस बार चुनावी रण में है और वो रेस में आगे है। कैसे आगे है, पहले मैं आपको ये बता दूं। सबसे पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि पटना में 75 वार्ड हैं और पटना में जो शहरी आबादी है वो लगभग 25 लाख से ऊपर है, 25 से 30 लाख के बीच में। लेकिन जो वोटर्स की संख्या वो 17.5 से 18 लाख है। और मेयर पद के लिए 33 उम्मीदवार चुनावी रण में है, डिप्टी मेयर के लिए 16 है, और अलग अलग वार्डों में अलग अलग पार्षद हैं। और 18 पार्षद पद के लिए जो लोगों ने नामांकन किया था उनका चुनाव पत्र जो है रद्द हुआ है। तो अलग अलग वार्डों में अलग अलग संख्याएं हैं। जो 33 लोग हैं उनमें सबसे प्रोमिनेंट मुझे ये दिख रहे हैं अफजल इमाम की पत्नी, इसलिए क्योंकि आप सभी जानते हैं बिहार में जाति और धर्म के आधार पर वोट मिलता है, और जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो वोट बैंक है वो 75 वार्ड में वो 2 से 2.5 लाख के आसपास है। तो अगर इंटैक्ट होकर के वो वोट इनको अगर मिलता है एक मुश्त, और भी अलग अलग समुदाय के कुछ लोग भी तो इनको वोट करेंगे ही, तो ऐसे में इनकी जीत की संभावना प्रबल दिख रही है। और वो इसलिए भी क्योंकि और इनका थोड़ा राजद से संपर्क भी रहा है और एमवाई समीकरण वहाँ होता भी है। दूसरा, लेकिन पटना का जो परिसीमन है इसमें तो बोला जाता है कि बीजेपी का गढ़ है। हाँ, बिल्कुल गढ़ है, लेकिन ये भी एक सच है कि अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी से थोड़ी दूरी बनाकर रखती है और एक ही उम्मीदवार हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से खड़े हैं। वोटों का डाइवर्सन नहीं होता दिख रहा है। अच्छा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरा नाम प्रोमिनेंट है जो यहाँ की निवर्तमान मेयर सीता साहू, उनके साथ एक बड़ा जन समर्थन है। आप सभी जानते हैं वो जिस इलाके से आती है वहां पर नंदकिशोर यादव बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता है, पूर्व मंत्री हैं, उनकी राजनीतिक हैसियत बहुत बड़ी है, लंबे समय से चुनाव भी नहीं हारे हैं, वो विधायक हैं अभी भी। तो वो पूरा जो इलाका है वहां से भी एक मुश्त वोट इनको पड़ता दिख रहा है। वहीं पटना में बांकीपुर का जो इलाका है वो भी बीजेपी के विधायक है, कुमरार भी बीजेपी के विधायक है, पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद भी बीजेपी के हैं। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है वो सीता साहू को ज्यादा दिख रहा है पार्टी लेवल पर, सीधे तौर पर स्पष्ट। और इनके जो पुत्र हैं शिशिर, वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता नंदकिशोर यादव के अलावा सुशील कुमार मोदी और मंगल पांडे जैसे सरीखे नेता भी इनके समर्थन में लगे हुए हैं। मतलब
ऐसी बातें हैं। और मैं एक बात बता दूं कि पिछले बार जो पटना में जल जमा हुआ था उसको लेकर इनकी काफी फजियत हुई थी, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था और इन पर यह भी आरोप लगता है कि ये बोल नहीं पाती और इनके पुत्र काम करते हैं उसको लेकर एक बार एक पार्षद पिंकी कुमारी जो कि 21 से पार्षद हैं, उन्होंने काफी हंगामा भी किया था। वो डिप्टी मेयर दरअसल बनना चाहती थी लेकिन वो बन नहीं पाई, तो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला था और नगर निगम में रिपोर्टिंग के दौरान मैं भी वहां मौजूद था, उनकी शिशिर से काफी कहासुनी भी हुई थी और बाद में उन्होंने शिशिर के मतलब मेयर के चैम्बर में आने पर भी रोक लगवाई थी, काफी हल्ला हुआ था, बाद में जाकर फिर समझौता हुआ था। तो सीता साहू के साथ ये नकारात्मक पक्ष है कि वो बोल नहीं पाती और उनका काम सारा उनके पुत्र देखते हैं। तो अगर वो इस बार चुनाव जीतती है तो आप समझ लीजिए कि जनता उनके कार्य का समर्थन कर रही है और अगर वो चुनाव हारती है तो समझ लीजिए कि जनता ने उनको खारिज कर दिया, जनता ने उनको खारिज कर दिया सीधे तौर पर। तीसरा नाम जो पटना में बहुत प्रोमिनेंट है कमल नौपानी का। कमल नौपानी वो शख्स हैं जो लंबे समय से जेन्युइन तरीके से समाज सेवा कर रहे हैं और वो पटना में दशहरा कमेटी चलाते हैं और रावण वध का आयोजन करते हैं। कोरोना के काल में भी उन्होंने काफ़ी काम किया, उनको ऑक्सीजन मैन की भी संज्ञा दी गई और कई मौक़ों पर गरीबों के लिए वो लंगर लगाते हैं पटना स्टेशन पे। वो पीएमसीएच के गरीब मरीजों के लिए भी काफ़ी उन्होंने व्यवस्था की, दलित गरीब और शोषित वर्ग के लिए काफ़ी काम करते हैं और वो अनाथ बच्चों के लिए भी वो एक संस्था चलाते हैं। तो उनकी पत्नी जो सरिता नौपानी है वो भी इस रेस में बहुत आगे है। वहीं अगर हम 22C की पार्षद को अगर देख लें वो रजनी देवी, तो उनका भी एक नाम थोड़ा है क्योंकि वो यादव समुदाय से आती हैं, दियारा और उधर का जो दीघा का इलाका है, अगर उनको एक मुश्त वोट मिलता है तो वो भी जीत सकती हैं। और एक अगर पिंकी यादव हैं जो कि 31 नंबर की पार्षद हैं, पहले वो 30 की हुआ करती थी, परिसमन में बदल गया है, उनको भी विनय कुमार पप्पू का समर्थन प्राप्त है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विनय कुमार पप्पू पटना के डिप्टी मेयर रहे हैं और नगर निगम पर उनकी अच्छी पकड़ है, कई पार्षदों पे भी उनकी अच्छी पुलबंदी होती है। और पूरे पटना में आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न इलाकों के जो पार्षद हैं उनके साथ भी गोलबंदी की जा रही है। जो भी मेयर पद के जो प्रोमिनेंट लोग हैं वो उनके पास ज़्यादा करके मथा टेक रहे हैं ताकि जो अलग अलग इलाकों में पार्षदों की जो पकड़ है अपने वोट बैंक पर, वो मेयर को जीत दिलाने में वो पकड़ उनके लिए सहायक साबित हो। इसमें एक बात ये निकल के आ रही है कि अफजल इमाम का आपने जिक्र किया, सीता साहू का जिक्र किया, तो ये दोनों जो हैं इनको अनुभव है और अफजल इमाम भी लंबे अरसों तक मेयर पद पे रहे, अभी निवर्तमान में तो सीता साहू। ये सरिता नौपानी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक उन्होंने अपील भी किया है मैं जाति धर्म से अलग हटकर वोट करें। मैंने उनका सीधा ये नारा है, उनका कहना है कि अगर हमारे सच्चे कार्यों के ऊपर अगर वोट दिया जाए तो जीत हमारी होनी चाहिए और उनको भी जदयू का समर्थन प्राप्त है। और जो बिहार के मुख्यमंत्री, जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार और पार्टी के अध्यक्ष जो हैं जदयू के, उन्होंने भी, ललन सिंह ने भी आदेश दिया होगा अपने कार्यकर्ता को। हम सीधे तौर पर कहें यहाँ पे त्रिकोणीय मुकाबला है। मैं खुलकर नहीं बोल रहा था लेकिन आपने ऐसा सवाल, अच्छा सवाल छेड़ दिया। एक समझ लीजिए कि अफजल इमाम राजद के कैंडिडेट हो गए, कमल नौपानी जदयू के हो गए और सीता साहू बीजेपी के, बात खत्म। और यही मेरा सटीक विश्लेषण है और देखिएगा कि रिजल्ट इसी के आसपास होगा। तो हाँ, मैं ये भी कह दूं कि चुनाव है, कुछ भी हो सकता है, कोई चौंकाने वाला परिणाम भी आ सकता है क्योंकि बहुत छोटे अंतर पर इस पहली बार हो रहा है। लोगों को अभी अनुभव नहीं है कि लोग किस तरीके से मेयर की वोटिंग करेंगे। बिल्कुल लोकतंत्र है और किस तरीके से वोटिंग होगी ये पता नहीं है अभी तो आपने विश्लेषण सुना आशुतोष से, तो लोकतंत्र है, इसमें किसको क्या मिलेगा, जनता का क्या मूड है, तो ये तो 28 को जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसमें पता चलेगा। तो ये एक चैनल का विश्लेषण था, बाकी तो जनता के हाथ में है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाइए। धन्यवाद।